हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एंजाइम्स। इस टॉपिक में है एंजाइम्स की बेसिक्स को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसके डिफरेंट वर्किंग मैकेनिज्म प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये लिविंग सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और उनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर स्पीड अप करने का। एंजाइम्स जो होते हैं इनकी जो खास प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप तो करते हैं लेकिन अपने आप ये क्या होते हैं, अनचेंज्ड रहते हैं इस प्रोसेस के टाइम पर। इसलिए जो एंजाइम है इनको हम बायोकैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। और एंजाइम्स जो है जब एक बार किसी भी रिएक्शंस को जब कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वो सबस्ट्रेट से अलग होकर के और दोबारा से जो है रिएक्शंस को करने के लिए मतलब एक तरह से अवेलेबल रहता है, यानी कि रीयूजेबल होता है एंजाइम। अभी आगे देखेंगे अलग अलग रिएक्शन में किस तरह से काम करता है। इसके अलावा एंजाइम्स जो है इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, या देखिए एक होता है होलो एंजाइम या इसको हम कॉम्प्लेक्स एंजाइम भी कहते हैं। इस होलो एंजाइम की ये क्वेश्चन जो है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। होलो एंजाइम क्या होता है? होलो एंजाइम एक कंप्लीट एंजाइम है जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को लेकर के बना होता है। पहला होता है एंजाइम का प्रोटीनियस पार्ट यानी प्रोटीन वाला भाग, और दूसरा होता है नॉन प्रोटीनियस पार्ट जिसको कि हम कोफैक्टर बोलते हैं। तो एक तो एंजाइम हो गया जिसको हम होलो एंजाइम बोलते हैं, यानी कि उस होलो एंजाइम में दो कंपोनेंट होंगे, एक प्रोटीन पार्ट होगा उसका और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर भी बोलते हैं। तो ये हो गया होलो एंजाइम। देन दूसरा जो इसका फॉर्म हो सकता है वो होता है सिंपल फॉर्म, यानी कि जिसमें केवल ओनली जो है प्रोटीनियस पार्ट होता है, यानी कि इसमें कोफैक्टर नहीं होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होगा। तो जो ये होलो एंजाइम है देखिए कौन से दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट जो है वो ये है एपो एंजाइम, या इसी एपो एंजाइम को हम प्रोटीन वाला पार्ट भी कहते हैं। यानी कि अगर कभी भी होलो एंजाइम और एपो एंजाइम के बारे में पूछा जाए तो एपो एंजाइम क्या हो गया, किसी भी एंजाइम का प्रोटीनियस पार्ट, उसको कहेंगे एपो एंजाइम। और होलो एंजाइम क्या हो गया, होलो एंजाइम जो है उसमें प्रोटीनियस पार्ट भी होगा, साथ ही साथ जो है नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होगा, यानी कोफैक्टर। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि होलो एंजाइम जो है वो मिलकर बना होता है किसको, एपो एंजाइम से प्लस कोफैक्टर से मिलकर के बना होता है होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम का एक पार्ट तो हो गया एपो एंजाइम एंड दूसरा पार्ट हो गया कोफैक्टर। तो एपो एंजाइम समझ में आ गया, यानी कि प्रोटीनियस पार्ट किसी भी एंजाइम का उसको एपो एंजाइम कहते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर जो है ये दो टाइप्स का हो सकता है, यानी दो फॉर्म में हो सकता है। पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा होता है कोएंजाइम। इन दोनों को हम कोफैक्टर बोलते हैं, है ना। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये यूजुअली क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या एटम हो सकता है और ये जो है किसी भी एपो एंजाइम के साथ या किसी भी प्रोटीनियस पार्ट के साथ जो है टाइटली बाउंड हो सकता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, मेनली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या एटम, और ये जो है कंपैरेटिवली छोटा होता है। कोएंजाइम दूसरी तरफ जो कोएंजाइम है, कोएंजाइम जो है ये लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि अगर इसकी कंपैरिजन प्रोस्थेटिक ग्रुप से करेंगे तो पहला तो इसका जो साइज है वो लार्ज होगा और दूसरा ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ना होकर के बल्कि जो कोएंजाइम है ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। दूसरा ये जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप था जो कि किसी भी एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो रहा था, लेकिन ये जो है लूजली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम के साथ। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम। आगे है एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। तो एपो एंजाइम हम किसे कहते हैं, एंजाइम विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी कि एपो एंजाइम केवल और केवल एंजाइम का वह भाग है जिसमें केवल प्रोटीनियस पार्ट होता है, यानी कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट के बिना जो एंजाइम है वो एपो एंजाइम कहलाता है। एंड इट इज इनएक्टिव, ये मेनली इनएक्टिव होता है। होलो एंजाइम ये जो है एंजाइम की एक्टिव फॉर्म है और इसमें जो है होलो एंजाइम में एपो एंजाइम के साथ साथ जो है नॉन प्रोटीनियस पार्ट या नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, जो कि पीछे अभी हमने पढ़ा कि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है या फिर जो है
कोफैक्टर हो सकता है ना। तो वो जो है जब एपो एंजाइम के साथ मिलता है तो एंजाइम जो है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, यानी कह सकते हैं कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है या कोफैक्टर जिसे हम कहते हैं, कोफैक्टर जो होता है ये मेनली है एंजाइम को एक्टिव करने का, एक तरह से एक्टिवेट करने का काम करता है। यहाँ पर देखेंगे ये मान लीजिए एपो एंजाइम है, यानी कि प्रोटीनियस पार्ट है किसी भी एंजाइम का, तो ये अभी इनएक्टिव है। जैसे ही जो है इसके साथ को एंजाइम बाइंड करता है या कोफैक्टर, ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, ये एक तरह से एक्टिवेटर है जो किसी भी एपो एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो जैसे ही ये कोफैक्टर है, देखिए आप यहाँ पर कोफैक्टर इस एपो एंजाइम के साथ बाइंड हो गया, उसके बाद ये किसी भी रिएक्शन को एक तरह से रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए तैयार है। तो होलो एंजाइम का जो है नाम से आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि होलो एंजाइम का मतलब है होल एंजाइम, जिसमें कि प्रोटीनियस पार्ट भी है और नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी है। इसके बाद कोफैक्टर क्या होते हैं, तो जैसे पीछे बताया था कोफैक्टर ये दो टाइप के हो सकते हैं, को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो कोफैक्टर एक्चुअली जो है किसी भी एंजाइम का नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो एक तरह से एंजाइम को कैटालिसिस करने के लिए या उसको उत्प्रेरित करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, और दो प्रकार के हो सकते हैं। पीछे भी ये ऐसे एक्सप्लेन किया था, को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। को एंजाइम जो है ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है और ये एपो एंजाइम के साथ लूजली जो है एक तरह से बाउंड होता है, जैसे कि वाइटामिन्स हो गए और कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम वाइटामिन्स। उसके अलावा प्रोस्थेटिक ग्रुप ये भी नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं, ये टाइटली बाउंड होने वाले हैं एपो एंजाइम के साथ और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जो है बाउंड होते हैं, और इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। यानी कोफैक्टर दो टाइप के हो गए, एक कोएंजाइम और एक हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब जो है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी क्या होती है या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम क्या होती है। कुछ एंजाइम्स होते हैं उनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, यानी कि बॉडी में जितने भी एंजाइम है, किसी भी लिविंग सिस्टम में जो भी एंजाइम्स हैं सभी एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं। उसके अलावा सेकंड, एक्सिलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, एक्सिलरेट करते हैं। इसके साथ में एक और पॉइंट, एक्सिलरेट तो रिएक्शन को करते ही हैं बट खुद जो होते हैं ये अपने आप अनअल्टर्ड रहते हैं या अनचेंज्ड रहते हैं एंड तक, यानी किसी भी रिएक्शन के एंड तक जो है अपने आप क्या रहते हैं, अनअल्टर्ड रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। एक और इनकी जो फीचर है वो ये है, प्रॉपर्टी है वो, कि ये स्मॉल अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि स्मॉल अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए। उसके अलावा रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, यानी कि कोई भी जो एंजाइम होते हैं वो केवल एक ही प्रकार की स्पेसिफिक रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे प्रोटीएज एंजाइम, एग्जाम्पल जैसे प्रोटीएज एंजाइम है तो वो प्रोटीन पर ही जो है, प्रोटीन को ही क्या करने का काम करेगा, वो प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, ना कि फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा या फिर किसी अदर सबस्ट्रेट को। लाइपेज एंजाइम ओनली लिपिड पर काम करेगा। तो ये मतलब रिएक्शन स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि एक एंजाइम एक खास प्रकार की रिएक्शन को परफॉर्म करता है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो यूरिएज एंजाइम है यूरिया पर एक्ट करेगा, लाइपेज एंजाइम है वो लिपिड पर एक्ट करेगा, प्रोटीएज एंजाइम है प्रोटीन पर एक्ट करेगा। तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी भी होती है। उसके अलावा ग्रुप स्पेसिफिसिटी, एंजाइम्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ही जो एक्टिव होते हैं, जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, पेप्टाइड है, ऑन पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि जो पेप्सिन ट्रिप्सिन है ये पेप्टाइड बॉन्ड को एक तरह से ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। एस्टरेज जो होते हैं, एस्टरेज एंजाइम जो है वो एस्टर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो ये हो गई एंजाइम की प्रॉपर्टीज। उसके बाद अब देखिए इसमें सभी बेसिक चीज़ों को कवर किया गया है, सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी, हर एक छोटा छोटा पॉइंट। जैसे सबस्ट्रेट क्या होते हैं, तो किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में वे सबस्टेंस जो किसी भी प्रोसेस के बिगिनिंग में होते हैं और जिस पर कोई एंजाइम एक्शन करने वाला है, यानी किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में वे सबस्टेंसेस या वे पदार्थ जिन पर कोई एंजाइम क्या करने वाला है,
एक्शन करने वाला है उन्हें सबस्ट्रेट कहते हैं। जैसे एक तरह से प्रोटीन क्या है, सबस्ट्रेट है, लिपिड क्या है, सबस्ट्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी एक सबस्ट्रेट है। तो रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, द रिएक्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट, यानी जिस पर रिएक्शन होने वाली है। जैसे आप देखेंगे सबस्ट्रेट, जैसे मान लीजिए कोई भी सबस्ट्रेट है, जैसे ही एंजाइम के साथ बाइंड होगा देन उसके बाद जो है रिएक्शन होगी और जो भी उसका एंड प्रोडक्ट होगा वो निकल आएगा। तो सबस्ट्रेट जिस पर कोई एंजाइम जो है अपना एक्शन जो है क्या करता है, स्टार्ट करता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, यानी द एरिया ऑन द एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट्स अटैचेस, यानी कि कोई भी एंजाइम जो है, यानी कि किसी भी एंजाइम की वो साइट या वो लोकेशन जहां पर कोई सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है उसे हम एंजाइम की एक्टिव साइट कहते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं नॉर्मली ये लार्ज प्रोटीन है, जैसे कि पहले बताया था कि सभी एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, प्रोटीन प्रॉपर्टी, यानी प्रोटीन नेचर होता है इनका। तो सभी एंजाइम नॉर्मली बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती हैं और जो एक्टिव साइट होती हैं वो एक बहुत छोटा सा रीजन होता है एंजाइम मॉलिक्यूल पर जहां पर कोई सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाली जो जगह दिख रही है, जो आपको एक तरह से पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है जहां पर ये सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हो सकता है, इसी को हम कहते हैं एक तरह से एंजाइम की एक्टिव साइट, है ना। अब इसी एक्टिव साइट पर आप देखेंगे एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, यहाँ पर जो ये सबस्ट्रेट है ग्रीन कलर में दिखा रखा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एकदम जो है टाइटली क्या हो गया, बाउंड हो गया है। तो एक्टिव साइट किसी भी एंजाइम पर वह साइट जहां पर कोई सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है, उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। किसी भी एंजाइम का जो नाम रखा जाता है, उसका जो नॉमेनक्लेचर होता है, जिसको आप डिफरेंट अलग अलग नाम से जानते हैं, वो नाम उनके कैसे रखे जाते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन मेथड है एंजाइम नेमिंग का वो ये है कि उस जो सबस्ट्रेट है उसके एंड में जो है एज सफिक्स जो है लगा देना है। जैसे यूरिएज, एक एग्जांपल है यूरिएज, यूरिया पर एक्ट करने वाला, उसमें जैसे एज लगा दिया सबस्ट्रेट के आगे तो यूरिएज। लाइपेज, तो ये एक कॉमन मेथड है एंजाइम की नेमिंग का जिसमें सबस्ट्रेट के एंड में आप क्या करते हैं, एज सफिक्स को ऐड कर देते हैं। तो इसलिए जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम आपने सुने होंगे उनके एंड में एज शब्द, आपने एज वर्ड आपने सुना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रेज, क्योंकि ये सुक्रोज पर एक्ट करता है तो उसके एंड में एज लगा दिया, सुक्रेज बन गया। लाइपेज एक्ट ऑन लिपिड्स, प्रोटीएज एक्ट अपॉन प्रोटीन एंड सो, इस तरह से और भी जिनके आगे जिनके एंड में आपको एज मिलेगा। तो एक तो ये है नेमिंग का, नॉमेनक्लेचर का एक सिस्टम ये है। उसके अलावा जो एंजाइम्स जो है, एंजाइम की जो नेमिंग है या उनका जो क्लासिफिकेशन है, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट। ये एक यूनियन है जो एंजाइम्स या केमिकल्स का जो है नामकरण करती है। तो यहाँ पर इस IUB के द्वारा, ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट है, इन्होंने जो है 4 डिफरेंट क्राइटेरियाज को जो है अडॉप्ट किया है एंजाइम की नेमिंग के लिए। कौन कौन से 4 क्राइटेरिया है? फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, यानी कि किस पर कोई एंजाइम रिएक्ट कर रहा है, सबस्ट्रेट क्या है। अब पहले टर्म क्लियर हो चुका है कि सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट जिस पर कोई एंजाइम एक्ट करने वाला, एक्शन करने वाला है। तो सबस्ट्रेट के आधार पर नाम रखना। कुछ एंजाइम्स जो है उनके एंड में जैसे बताया था सफिक्स एज को लगा दिया जाता है सबस्ट्रेट के एंड में जिस पर कि वो एंजाइम एक्ट करने वाला है। तो पहला सिस्टम हो गया सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि पीछे भी एग्जांपल दिया था, सुक्रोज पर एक्ट करने वाले एंजाइम के एंड में एज लग जाएगा, सुक्रेज हो जाएगा। लिपिड पर एक्ट करने वाले एंजाइम के लास्ट में एज लगा दिया जाएगा, लाइपेज हो जाएगा, और इस तरह से और भी एग्जांपल। तो पहला सिस्टम है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। दूसरा है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के आधार पर, किस तरह की रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसके बेस पर।
अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिएक्शन। कुछ एंजाइम्स का जो नामकरण किया जाता है, इनकी जो उनकी नेमिंग होती है, वो रखा जाता है कि कौन सी प्रकार की रिएक्शन को, किस तरह की रिएक्शन को वो कैटलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है CO2 को रिमूव करने वाली जो रिएक्शन है, डिकार्बोक्सिलेशन हम कहते हैं उसे, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन। तो इस तरह की रिएक्शन यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने वाले एंजाइम को कह दिया है डिकार्बोक्सिलेज। यानी कि एक रिएक्शन है डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि जो हम अभी दूसरा क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं वो है कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग किस प्रकार की रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है कोई एंजाइम। तो डिकार्बोक्सिलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ CO2 की जो रिएक्शन है, उस एंजाइम को कह दिया गया है डिकार्बोक्सिलेज। उसी तरह से फॉस्फेट को जो है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने वाले एंजाइम को कह दिया गया फॉस्फेटेज। उसी तरह से हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला डिहाइड्रोजिनेज। इस तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर एक और क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू सोर्स, यानी कोई एंजाइम कहाँ से ऑब्टेन किया गया, कहाँ से वो एंजाइम जो है प्राप्त हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स, है ना, सोर्स के अकॉर्डिंग भी नेमिंग की जाती है। कुछ एंजाइम्स जो है उनके सोर्स के, यानी कहाँ से वो आपको मिला है, कहाँ से वो उसको निकाला गया है, उसी के हिसाब से उसका नामकरण किया जाता है। जैसे कि पैपिन, ये जो है पपाया में ये एंजाइम मिलता है, यानी जो पपीता है उससे जो है इसका नाम रख दिया है पैपेन। उसके अलावा जो चौथा क्राइटेरिया है वह है IUB सिस्टम ऑफ नेमिंग एंजाइम्स। चौथा क्राइटेरिया, ये सबसे रिसेंट मेथड है एंजाइम नेमिंग का। इसमें प्रत्येक एंजाइम के 2 पार्ट होंगे। IUB का जो सिस्टम है, जो सबसे नया सिस्टम है IUB का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, उन्होंने कहा है किसी भी एंजाइम के 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उस सबस्ट्रेट को जिस पर कि कोई एंजाइम रिएक्शन करने वाला है, एंड जो सेकंड पार्ट होगा वो रखा जाएगा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड। यानी कि क्लियर है, एंजाइम का जो नामकरण होगा, दो उसमें जो है चीजें फॉलो की, यानी कि किसी भी एंजाइम के नाम के 2 पार्ट होंगे। पहला कि सबस्ट्रेट क्या है, दूसरा रिएक्शन क्या है। ऊपर देखा तो रिएक्शन के हिसाब से भी अलग प्रकार के नामकरण रखे गए थे और सबस्ट्रेट के हिसाब से अलग रखा गया था, लेकिन यहां पर ये दोनों ही सिस्टम एक साथ दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, DNA पॉलीमरेज कैटालाइज सिंथेसिस ऑफ DNA पॉलीमरेज एंजाइम, आप लोगों ने इसका नाम बहुत फेमिलियर, आप इस नाम के साथ होंगे, DNA रेप्लिकेशन में आपने सुना होगा। तो देखिए यहां पर जो सबस्ट्रेट है, जो पहला पार्ट है उस सबस्ट्रेट का है यानी DNA, और दूसरा जो पार्ट है पॉलीमरेज वो है टाइप ऑफ रिएक्शन। यानी कि जहां पर जो है DNA पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, रेप्लिकेशन में कई सारे पॉलीमर्स को जो है चेन पर जो है जोड़ता जाता है, जो नई चेन सिंथेसाइज होती है। तो DNA पॉलीमरेज, तो ये जो है मोस्ट जो रिसेंट जो सिस्टम है नेमिंग का, वो है कि नाम के जो है 2 पार्ट होंगे, पहला होगा सबस्ट्रेट और दूसरा होगा टाइप ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल DNA पॉलीमरेज, इसी तरह से RNA पॉलीमरेज। तो ये जो है 4 क्राइटेरिया हो गए नेमिंग के। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम का जो वर्गीकरण। तो IUB है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, वो जो है केमिकल रिएक्शन के बेस पर जो है एंजाइम को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है रिएक्शन का, हाइड्रोलेसिस। पहला है हाइड्रोलेसिस एंजाइम। क्लासिफिकेशन एंजाइम का पहली कैटेगरी है हाइड्रोलेसिस एंजाइम। ये वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है विच आर कंसर्न विद द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस, द एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को ऐड करके, यानी हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के द्वारा ये क्या करते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में या स्मॉलर फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये है हाइड्रोलिसिस एंजाइम। इस कैटेगरी में आते हैं जो डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है। दूसरा जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने वाले जो एंजाइम है उनको हम रखते हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी में। ये एंजाइम्स जो होते हैं ये कैटलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को।
है ना। ये कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें जो है हाइड्रोजन एटम का जो है ट्रांसफर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबस्टेट टू अदर, यानी एक से रिमूव होना दूसरे पर ऐड हो जाना। इसके एग्जाम्पल है ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेजेस एंड डिहाइड्रोजनेजेस। ये जो है दूसरी कैटेगरी ऑक्सीडो रिडक्टेज। नेक्स्ट है लाइगेजेस एंड सिंथेटेज। लाइगेजेस ये एंजाइम जो होते हैं मेनली, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को याद होगा, जैसे डीएनए लाइगेज। लाइगेजेस जो एंजाइम होते हैं ये मेनली कैटालाइज करते हैं जॉइनिंग रिएक्शंस को, जहां पर दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ज्वाइन किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये एक तरह का लाइगेज एंजाइम है जो दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करता है, जॉइनिंग का काम करता है। चौथी कैटेगरी है लाइसिस। लाइसिस जो एंजाइम है ये कैटालाइज करते हैं ब्रेकिंग ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके अलावा रिमूवल ऑफ सम ग्रुप, जैसे कि डिकार्बोक्सिलेज। इसमें जो है कार्बोक्सिल ग्रुप को जो है रिमूव किया जाता है। तो यानी कि लाइसिस में जो है वो लाइसिस कैटेगरी में वो एंजाइम रखे गए हैं जो स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ करके, उसको ब्रेक डाउन करके किसी स्पेसिफिक ग्रुप को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं किसी कंपाउंड में से। फिर जो है पांचवी कैटेगरी है वो है ट्रांसफेरेजेस एंजाइम। नाम से ही पता चल रहा है, जो किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को क्या करते हैं, एक सबस्टेट से दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि वो एंजाइम जो कैटालाइज करते हैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफर करना एक सबस्टेट से दूसरे में, जैसे हेक्सोकाइनेज। आपने ग्लाइकोलिसिस जो है पढ़ा होगा, ग्लाइकोलिसिस में आपने ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम पढ़ा होगा। ये ट्रांसफर कर देता है फॉस्फेट ग्रुप को एक फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। अगली कैटेगरी है वो है आइसोमेरेज, आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेसिस जो है ये आइसोमेराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कैटालाइज करने वाला एंजाइम है, यानी कि कैटालाइजेज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल आइसोमेरेज एंजाइम एंड म्यूटेज एंजाइम। यानी कि ये क्या कर देते हैं, आइसोमर जो है फॉर्म कर देते हैं। यहां पर तक हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट एंजाइम क्लासिफिकेशन के बारे में, उनकी अलग अलग कैटेगरीज के बारे में, साथ ही साथ जो है एंजाइम की प्रॉपर्टीज के बारे में, और एंजाइम के बेसिक्स को हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे एंजाइम एक्शन की, यानी कोई भी एंजाइम किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को किस तरह से कैटालाइज करता है, तो वो हम पढ़ेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए कंटिन्यू अपना जो है लर्निंग कंटिन्यू रखिए, और चैनल को जो है अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे मिल जाए।